10 ऐसे नेता हैं जिन्हें उनका अहंकार ले डूबा। नंबर 10 पर आते हैं सुखबीर सिंह बादल जी और प्रकाश सिंह बादल जी। पंजाब की सियासत में एक दौर ऐसा था जब बादल परिवार का मतलब ही सरकार माना जाता था, लेकिन 2012 में दोबारा सत्ता में आते ही इस परिवार पर ताकत का ऐसा सुरूर चढ़ा कि पूरी पार्टी और सरकार को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना डाला। जमीन से ऐसा नाता टूटा कि बेअदबी के संवेदनशील मामलों और राज्य में फैलते नशे के जाल पर जनता की चीखें इन्हें सुनाई ही नहीं दी। सत्ता के इस अहंकार में उन्हें लगा कि पंथ और वोट बैंक तो हमेशा उनकी जेब में पड़ा सिक्का है। लेकिन जब जनता ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो राजनीति का ऐसा पासा पलटा कि 100 साल से ज्यादा पुरानी शिरोमणि अकाली दल पंजाब के नक्शे से ही लगभग गायब हो गई। 2017 और 2022 के चुनावों में पार्टी दहाई के आंकड़े तक के लिए तरस गई और खुद प्रकाश सिंह बादल जी और सुखबीर सिंह बादल जी तक को अपनी पारंपरिक सीटों पर करारी हार का मुंह देखना पड़ा। नंबर 9 पर आते हैं मोरारजी देसाई जी। 1977 में इमरजेंसी के खात्मे के बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन कुर्सी मिलते ही उनका जो मैं कहूँ वही सही वाला सख्त और अड़ियल मिजाज 7वें आसमान पर पहुंच गया। जनता पार्टी अलग अलग विचारधाराओं का एक नाजुक गठबंधन थी, लेकिन मोरारजी देसाई जी ने चौधरी चरण सिंह जी और जगजीवन राम जी जैसे कद्दावर नेताओं को साधने के बजाय अपनी हट धर्मिता को आगे रखा। उन्हें लगा कि इमरजेंसी के खिलाफ मिला जनादेश उनके निजी आभा मंडल की देन है और उनकी कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता। मगर राजनीति में जब अहंकार सहयोगियों की सलाह से बड़ा हो जाता है तो अपनी ही नाव डूबते देर नहीं लगती। उनके इस जिद और आपसी खींचतान का नतीजा यह हुआ कि 1979 में महज 2.5 साल के भीतर सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उन्होंने खुद इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापसी की जमीन तैयार कर दी। नंबर 8 पर आते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और पश्चिम बंगाल का वाम मोर्चा नेतृत्व। बंगाल में 34 साल तक लगातार राज करने के बाद कामरेडों के भीतर यह अहंकार घर कर गया था कि लाल झंडे को बंगाल से कोई उखाड़ ही नहीं सकता। 2006 में 235 सीटें जीतकर सत्ता में आए बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को लगा कि उद्योग लगाने के नाम पर वो जो भी फैसले लेंगे जनता उससे सह झुकाकर मानेगी। इसी दम्भ में सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों की छाती पर बूट रखकर जबरन उपजाऊ जमीन छीने जाने लगी और पार्टी कैडर की गुंडागर्दी पर आंखें मूंद ली गईं। जब किसानों ने अपनी जमीन के लिए खून बहाया तब भी सरकार यही समझती रही कि उनका लाल किला कभी ढह नहीं सकता। लेकिन जब जनता के सब्र का बांध टूटा तो ममता बनर्जी जी के आंदोलन ने 34 साल पुराने इस अभेद्य किले को 2011 में एक झटके में जमीन दोज कर दिया और आज बंगाल में वामपंथ का एक भी विधायक तक मौजूद नहीं है। नंबर 7 पर आते हैं के चंद्रशेखर राव जी यानी केसीआर जी। तेलंगाना राज्य आंदोलन की अगुवाई करके जब केसीआर जी 2014 और फिर 2018 में प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने तो उन्हें लगा कि अब तेलंगाना में उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प पैदा ही नहीं हो सकता। इस अति आत्मविश्वास का नतीजा यह निकला कि उनका राजकाज आलीशान प्रगति भवन और फार्म हाउस के ऊंचे दरवाजों के पीछे कैद हो गया। आलम यह था कि जनता तो दूर, उनके अपने ही मंत्री और विधायक उनसे मिलने के लिए महीनों तक अपॉइंटमेंट का इंतजार करते रह जाते थे। विपक्षी दलों को तोड़ना और खुद को राष्ट्रीय स्तर पर देश का मसीहा साबित करने के सपने देखना उनकी प्राथमिकता बन गया। मगर वो यह भूल गए कि लोकतंत्र में फार्म हाउस की 4 दीवारी से बैठकर जनता की नब्ज नहीं पकड़ी जा सकती। 2023 के विधानसभा चुनावों में जनता ने इस संवादहीनता और सामंती मिजाज को ऐसा सबक सिखाया कि बीआरएस सत्ता से बाहर हो गई और उनका अजय होने का भ्रम चकनाचूर हो गया। नंबर 6 पर आते हैं लालू प्रसाद यादव जी। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी का वो दौर था जब नारा लगता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू।
अपने मजबूत मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर लालू प्रसाद यादव जी खुद को राजनीति का जादूगर और पूरी तरह अजय समझने लगे थे। इसी दम में राज्य की कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और विकास की चिंताओं को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। चारा घोटाले जैसे गंभीर घपले घोटाले सामने आने के बाद भी उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय सत्ता की चाबी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रखने की जिद पकड़ी और अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन राजनीति में कानून और जनता दोनों का हिसाब बहुत पक्का होता है। घोटालों के अदालती फैसलों ने उनके चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। सत्ता हाथ से फिसल गई और कई दशकों तक उनकी पार्टी बिहार की गद्दी के लिए तरसती रह गई। नंबर 5 पर आती हैं मायावती जी। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित और ब्राह्मण गठजोड़ की सोशल इंजीनियरिंग से जब मायावती जी ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो उनका कद पूरे देश में चमक उठा। लेकिन सत्ता में आते ही उन पर ऐसी खुमारी छाई कि उन्होंने खुद को देश का अगला प्रधानमंत्री मान लिया। विकास और शासन के मुद्दों को पीछे छोड़कर लखनऊ और नोएडा में अरबों रुपए खर्च करके अपने ही जीते जी अपनी विशालकाय मूर्तियां और हाथी लगवाने का सिलसिला शुरू हो गया। मंत्रियों और पार्टी के वफादार नेताओं से ऐसी दूरी बना ली गई कि उनसे मिलने से पहले जूते उतरवाना और दूर से नतमस्तक होना दस्तूर बन गया। जमीन और कार्यकर्ताओं से इसी टकराव का नतीजा यह निकला कि 2012 में सत्ता हाथ से गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 0 पर सिमट गई और आज बहुजन समाज पार्टी यूपी की राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। नंबर 4 पर आती हैं जयललिता जी। 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता जी की सत्ता का पहला कार्यकाल ऐसा था जिसने राजशाही के दौर को भी पीछे छोड़ दिया था। अम्मा के नाम पर ऐसा खौफ और जलवा बनाया गया कि वरिष्ठ मंत्रियों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों तक को सार्वजनिक मंचों पर जमीन पर पेट के बल लेटकर दंडवत प्रणाम करना पड़ता था। 1995 में अपने दत्तक पुत्र सुधाकरण की शादी में जिस तरह करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए और 50,000 से ज्यादा मेहमानों का राजसी स्वागत हुआ, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। राज्य की जनता जब अभावों से जूझ रही थी तब सत्ता का यह भद्दा और बेहिसाब प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इस राजसी ठाट बाट को जनता खामोशी से देख रही थी। 1996 के विधानसभा चुनाव में जनता ने ऐसा झाड़ू चलाया कि जयललिता जी खुद अपनी सीट बरगुर से चुनाव हार गईं और उनकी पार्टी पूरी तरह सत्ता से बेदखल हो गई। नंबर 3 पर आते हैं राजीव गांधी जी। 1984 में इंदिरा गांधी जी की शहादत के बाद देश की जनता ने राजीव गांधी जी को झोली में 414 लोकसभा सीटों का ऐसा ऐतिहासिक जनादेश डाला जो आज तक एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस प्रचंड संख्या बल ने सरकार के इर्द गिर्द बैठे सलाहकारों और खुद राजीव गांधी जी के भीतर यह मुगालता भर दिया कि विपक्ष पूरी तरह खत्म हो चुका है और वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। पुराने और मचे हुए कांग्रेसी नेताओं को दरकिनार करके 9 सिखिया सलाहकारों की मंडली के इशारे पर सरकार चलने लगी। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला संसद में कानून बनाकर पलट दिया गया और फिर संतुलन साधने के चक्कर में अयोध्या के ताले खुलवा दिए गए। जब बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के गंभीर आरोप लगे तो संख्या बल की टसक में संसद के भीतर सच को दबाने की कोशिश की गई। नतीजा यह हुआ कि उनके अपने ही रक्षा मंत्री पीपी सिंह जी बागी बन गए और 1989 के चुनाव में 400 पार वाली कांग्रेस 197 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गई। नंबर 2 पर आते हैं संजय गांधी जी। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौर में बिना किसी संवैधानिक पद, बिना किसी मंत्री पद और बिना कोई चुनाव जीते देश की पूरी सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाने का जो अहंकार संजय गांधी जी के भीतर था, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। यूथ कांग्रेस के अपने लड़ाकों के दम पर पूरी नौकरशाही, पुलिस और कैबिनेट को
अपनी जेब में रखकर चलाया जाने लगा। काम अधिक बातें कम के नारे की आड़ में पूरे देश में जबरन नसबंदी के टारगेट पूरे करने के लिए गरीबों और बुजुर्गों तक को घसीटा गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर सदियों से रह रहे बेबस लोगों के आशियानों पर बेदर्दी से बुलडोजर चला दिए गए। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि भारत का संविधान और कानून उनकी मर्जी के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तानाशाही का असर यह हुआ कि जब 1977 में चुनाव हुए तो जनता ने संजय गांधी जी को उनकी खुद की अमेठी सीट पर धूल चटाकर बुरी तरह से हरा दिया। नंबर 1 पर आती हैं इंदिरा गांधी जी। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनवाने के बाद इंदिरा गांधी जी का कद पूरी दुनिया में छा गया था। लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया तो चापलूसी की इस पराकाष्ठा को उन्होंने अपनी अमरता का सच मान लिया। जब 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके रायबरेली चुनाव को अवैध ठहराकर उनकी सांसदी रद्द कर दी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बजाय उन्होंने देश के पूरे लोकतंत्र को बंधक बनाकर 25 जून 1975 की रात इमरजेंसी थोप दी। जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी समेत पूरे विपक्ष को जेलों में ठूंस दिया गया। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और न्यायपालिका के पर कतर दी गई। उन्हें पूरा यकीन था कि जनता उनसे डर चुकी है और उनकी गति को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन 1977 में जब वोटिंग मशीन नहीं मतपत्रों का दौर था तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब वोटर ने अपने वोट की ऐसी चोट मारी कि कांग्रेस तो बुरी तरह हारी ही, खुद इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव हार गईं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।